ये है आपके पास, ये लिखा हुआ है जेड माइनस जेड नोड इक्वल टू आर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपने ऐसे कहा कि ये जो है जेड, जेड क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको फाइंड करना है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो आपको फाइंड करना है। तो ये जेड नोड जो है ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये इक्वल टू आर, आर कोई फिक्स वैल्यू, यानी क्या क्या गिवन है आपको ये पता है कि जेड नोड जो है ये कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा आर, आर कोई भी फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है, फिक्स वैल्यू। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लिखा हुआ है जेड माइनस में 2+3 आयोटा इक्वल टू 4, ऐसे लिख दिया, ठीक है, या फिर इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, ये सभी वैल्यू फिक्स हो गई, यानी ये क्या लिखा है जेड माइनस में जेड नोड। जेड नोड कौन सा है यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये जेड नोड को, ये जो पार्ट है ये जेड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये जेड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाले केस में जेड क्या होगा, यानी कि जेड कहाँ कहाँ पर लाई करेगा। तो देखो इस चीज को आप कैसे समझते हो, इस चीज को ऐसे समझते हो आप कि अगर कहीं कभी भी ऐसे मोड लगा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है Z1 माइनस में Z2, तो इसका मतलब ये हुआ, इस मोड का मतलब ये हुआ कि Z1 की डिस्टेंस Z2 से, इसका मतलब ये हुआ Z1 की डिस्टेंस Z2 से, ठीक है, Z1 की डिस्टेंस Z2 से उसका मोड लगा हुआ है। क्लियर हो गया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपने कहा ये कर चुके हैं ना, ये तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने कहा ये लिखा है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जेड नोट तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो गया, यानी कि जेड नोट तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे अभी आपने कहा था 2+3 आयोटा, तो ये तो कोई फिक्स पॉइंट हो गया एक तरह से, ठीक है। अब जेड क्या है, जेड की डिस्टेंस जेड नोट से आर के इक्वल है, जेड की डिस्टेंस जेड नोट से आर के इक्वल है, यानी कि जेड कहां पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो आर डिस्टेंस पर होने का मतलब यहां पर जेड हो सकता है, ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में जेड होगा, क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई करने वाले सभी पॉइंट की डिस्टेंस जेड नोड से क्या होगी, आर होगी। तो इसका मतलब हुआ इसका जो लोकस है, इस चीज को मतलब ये जो जेड कौन सा पार्ट ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। या जेड की क्या इक्वेशन आ रही है, जेड किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, वही क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट ट्रेवर्स कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है, तो इसका लोकस क्या हो गया, सर्कल हो गया। क्लियर हो गया, ओके। तो आपने कहा इसका जो लोकस होगा, लोकस ऑफ जेड will be circle, will be circle centered at z node and radius equal to r, radius equal to r। क्लियर हुआ बच्चे, ये वाली बात सबको क्लियर होगी। तो z node represent coordinate of center, जो भी वो शेप बना रहा हो कह सकते हो उसका लोकस होगा। हाँ, जो भी वो शेप बना रहा है, ठीक है, जो भी वो शेप बना रहा है तो वो लोकस होगा। कई बार ऐसा भी होगा बच्चे कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी शेप बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वाले केस में आप क्या लिख दोगे, उसका लोकस क्या है, वो जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो भी उसका लोकस हो गया, ठीक है भाई। ये तो मैंने दिखाया जैसे कि ये सर्कल की फॉर्म में चल रहा है, इस सर्कल की भी तो कोई ना कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, तो वो भी क्या है, उसका लोकस है। कहने का मतलब जेड किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका लोकस हो गया। क्लियर हो गया, ओके। अब उसके बाद आपने कहा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जेड माइनस में Z1 इज इक्वल टू जेड माइनस में Z2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब आप ऐसे समझते हैं। देखो अगर आपने कहा ऐसे लिखा हुआ है कि ये लिखा है Z1 माइनस Z2, तो इसका मतलब हुआ Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला जो पार्ट। अब आपने कहा तो अगर ये चीज को आप ऐसे समझ पाए हो तो ये क्या लिखा हुआ है, जेड माइनस में Z1, यानी कि जेड की डिस्टेंस Z1 से, ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट ये जो है ये वाला क्या समझ यहाँ से आपने कहा जेड माइनस में Z1, इसका मतलब हुआ जेड की डिस्टेंस Z1 से, ओके। ये वाला क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जेड की डिस्टेंस Z2 से, बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन, यानी कि जेड की डिस्टेंस Z1 से एंड जेड की डिस्टेंस Z2 से, दोनों से क्या है, इक्वल है। तो अगर कभी भी ऐसी डिस्टेंस इक्वल होगी तो क्या हुआ, देखो भाई आपने कहा जैसे मान लो ये Z1 पॉइंट है और ये Z2 पॉइंट है। Z1 पॉइंट का मतलब हो गया कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे मान लो Z1 क्या हो गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का हो गया।
तो अल्फा कोमा बीटा वो क्या हो गया, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, Z1 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने रिप्रेजेंट कर लिया कि ये क्या हो गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है, 2 पॉइंट आ गया, आपने ज्वाइन किया। अब जेड कहां पर लाई कर रहा होगा, तो जेड देखो ऐसे, जेड की डिस्टेंस दोनों से सेम है, तो इसका मतलब जेड मिड पॉइंट पर हो सकता है इनके। और ऐसे अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, ऐसे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे, ये परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉप किया आपने, तो यहां पर किसी भी पॉइंट पे ले लो, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया आपने, इस वाले पॉइंट को जब देखोगे तो ये जो है और ये डिस्टेंस दोनों क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी, आपको पता है कि ये क्या है, एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा ये इनका बाइसेक्टर भी है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा ऐसे कन्ग्रेंट होती चली जाएगी। कैसे, देखो भाई ये आपने कहा जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, तो OZ1 OZ2 ये आपस में इक्वल है, ठीक है, बीच की जो लाइन है ये कॉमन है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ये क्या हो गई, एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब देखो इन दोनों का जो लाइन सेगमेंट है ये Z1 Z2 को, इसको बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो बच्चों इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी कि लोकस ऑफ जेड वो कहां पर लाई कर रहा है, लोकस ऑफ जेड लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, लोकस क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने ऐसे लिख दिया, locus of Z will be perpendicular bisector of Z1 and Z2। Z1 and Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हुई बच्चों इतनी बातें? क्या कह रहे हो? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसी एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, आप ऐसे हटा दो ये लो, और क्या ऐसे locus of Z will be perpendicular bisector of Z1 and Z2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक तो यानी कि Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा। क्लियर हो गया, ऐसी लाइन होगी। Z1 और Z2 तो फिक्स पॉइंट है बच्चे, ठीक है, तो उनका लोकस लोकस तो उनके लिए तो लोकस की बात ही नहीं करेंगे हम, वैसे भी लोकस के लिए बात करेंगे तो वो फिक्स पॉइंट है, तो वो जो पॉइंट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है वो वही आएगा। जैसे मान लो 3+4 आयोटा है, 3+4 आयोटा, तो 3,4 एक पॉइंट हो गया ना, तो वो Z1 हो गया। बच्चे देखो अगर ऐसे लिखता है, अगर आप ऐसे लिखते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में, चलो पहले तो ये देखो एक बार कि ये आपके पास में कोई भी आर्गन प्लेन है, ये आपने कहा रियल एक्सिस है, ये आपने कहा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है ये Z1 है और ये दूसरा कोई पॉइंट है आपने कहा ये कोई भी दूसरा पॉइंट है Z2, ठीक है, तो इस Z1 और Z2 को अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे, ठीक है, तो ये एक वेक्टर बन गया Z1 Z2 वेक्टर। क्लियर हुआ? अब आपने कहा कि अगर ये एरो की डायरेक्शन ऐसे होगी तब ये अलग वेक्टर होता है, इतना तो पढ़ा है ना, थोड़ा सा पता ही होगा, और अगर उल्टा एरो किया तो अलग होगा। तो देखो अगर एरो किस तरह से, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज ए सिंपल नंबर भी आप ट्रीट कर सकते हो। सिंपल नंबर का ट्रीट करने का मतलब उनके ऊपर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के रूल अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज ए पॉइंट भी ट्रीट कर सकते हो। एज ए पॉइंट ट्रीट करने का मतलब कि आप 2D में उसे एक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2D में पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। तीसरा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे होगा, पॉइंट भी ट्रीट कर सकते हो, सिंपल नंबर भी ट्रीट कर सकते हो, और उसके बाद में एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। वेक्टर ट्रीट करने का मतलब क्या हो गया बच्चे, वेक्टर ट्रीट करने का मतलब ऐसे कहता हूं मैं
कि मान लो आपने लिखा ये आपके पास में है Z1 वेक्टर, तो इसका मतलब अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे O से Z1 को, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये तो कहलाता है पोजिशनल वेक्टर। क्या कहलाता है? पोजिशनल वेक्टर। और अगर आप इसको इसके पैरेलल में ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसी एंगल पर अगर आप इसे शिफ्ट कर दोगे तो वो क्या कहलाता है? फ्री वेक्टर। पता है? इतना नहीं पता? ठीक है, तो आपने कहा ये पोजिशनल वेक्टर हो गया और एक फ्री वेक्टर, तो इसे आप पोजिशनल वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और दूसरा फ्री वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करने का मतलब आपने सिर्फ ये बता दिया कि ये कोई एक वेक्टर है, ये आपके पास में Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट है, और ये इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको बता दिया, जैसे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या बता दिया, एक तरह से मोड Z की वैल्यू, यानी कि ये जो वेक्टर है इसकी डिस्टेंस, यानी कि कितना, इसकी लेंथ कितनी है वो आपने बता दी, दूसरा आपने आर्ग्यूमेंट वो बता दिया, तो तब भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो। जैसे मान लो आप, जैसे चलो ठीक है, मैं अभी अभी के लिए आपने ऐसे कहा कि अगर आपके पास में कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है Z1, ठीक है, और इनको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया डायरेक्टली, तो ये तो होगा पोजीशन वेक्टर, कि दो पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, ये तो क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आपने क्या किया कि ये आपको पता चला ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब भाई ये दो पॉइंट गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप आर्गुमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये मैंने कहा थीटा एंगल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ट्रांसलेट करा दिया, यानी कि इसी वेक्टर को आपने ऐसे ट्रांसलेट करा दिया, इसको आप यहां से हटाकर आप आगे लेके गए और आपने देखा ये कोई वेक्टर था, ये आपने कहा ये कोई वेक्टर था, ठीक, ये सेम वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अब ये सेम वेक्टर को डिनोट कर रहा है ना, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये उसके साथ में क्या एंगल बना रहा होगा? थीटा एंगल ही बना रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मोड जेड की वैल्यू थी, यहाँ पर भी मोड जेड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो इससे आप ऐसे लेके जा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे कि अगर मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ था कि एक वेक्टर था आपके पास में 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये आपके पास में कोई भी एक वेक्टर था जेड, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये आपने ऐसे डिनोट किया हुआ है। ओके, अगर ये 2 + 3 आयोटा है तो बच्चे आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप यहाँ पर, tan इनवर्स 3/2, ये आपने कह दिया। क्लियर हो गया? तो अब आप इसको अगर ऐसे लेके जाते हो, ओके, इसका मोड कितना आएगा? 4 + 9 √30। तो आपने क्या किया, इसी सेम वेक्टर को, यानी कि इसको आप क्या लेके गए, ऐसे लेके गए कि भाई इसका आर्गुमेंट कितना है? tan 3/2। तो आपने कहा कि आर्गुमेंट tan 3/2, यानी कि एक्स एक्सिस की पैरेलल में जितनी भी लाइन होगी उसके साथ में कितना एंगल बना रहा होगा? ऐसे tan 3/2 एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस, यानी कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ का मतलब ऐसे ये मूव 30, ये दे दिया। बस सिर्फ आपको ये बता दिया, आर्गुमेंट की वैल्यू बता दी और लेंथ की वैल्यू, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे ये कैसा वेक्टर है। क्लियर हो? बोलो। सर यहाँ पे जो ब्रैकेट फिगर में आपने जो मोड दैट दिखाया है, वो वहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि मोड दैट तो होता ही ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस होती है उनसे कहते हैं। हाँ, तो ओरिजिन से डिस्टेंस को आप मोड जेड कह रहे हो, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है, इसका मतलब मोड जेड का मतलब इसकी डिस्टेंस, यानी कि इसकी जो लेंथ है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोड जेड का मतलब क्या हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको लेंथ बता दिया आपने, जब आप इसे शिफ्ट करोगे ओरिजिन के ऊपर तो इसकी लेंथ यही आएगी। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब जब आप ऐसे लिखते हो ना, मान लो आपने ये लिखा हुआ था, ऐसे लेके गए, ये 2 + 3 आयोटा √13 था आपके पास में, √13, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप ये एक एंगल की वैल्यू बता दी आपसे, ठीक है, एंगल, तो इनकी हेल्प से जो बनेगा आपके पास में वो यही बनेगा। जैसे ये 2 + 3 आयोटा था, ये वैल्यू 2 आएगी, ये वैल्यू 3 आएगी। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 2 और 3 ऐसे ही आएगा। क्लियर हो गया? तो इसको आप ऐसे ही लेके जा रहे हो, यहाँ पर भी तो ये क्या था? ऐसे ही था, सेम ही तो वेक्टर है ना। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, ये फ्री वेक्टर की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। क्लियर हो? तो यानी कहने का मतलब जैसे ये वेक्टर है, आप इसको आगे लेके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये क्या होना चाहिए, ये जो एंगल है और ये एंगल, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन होगी उनके साथ भी सेम ही एंगल बनाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद
आपने कहा इतना बोलने के बाद ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब उनका एक्स एक्सिस के यानी कि ट्रांसलेट करना है, कहने का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपने, है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ गई भाई? उनकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे फिर तो आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, उसको आप पैरेलली शिफ्ट करा लो कहीं पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तो क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं पैटर्न शिफ्ट करा, हाँ कहीं पर भी ले जाओ, ठीक है, डायरेक्शन सेम रखनी भाई, आपको सिर्फ क्या रखना है, उसका जो लेंथ है वो फिक्स रखनी है, दूसरा उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो फिक्स रखना है। आर्ग्यूमेंट अगर फिक्स रखोगी तो आप ऐसे चेंज कराओगे तो अब मतलब उसके बस डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। क्लियर हो गया, समझे या नहीं समझे? यस सर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मतलब फर्स्ट में तो इसको हम सेकंड में ले लेंगे, सेकंड में ले जाओ, उससे क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ये आपके पास था ऐसे, ठीक है, ये जेड था, तो इसको अगर आप ऐसे ले जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, थीटा ही एंगल बनाएगा। क्लियर हो? अब बच्चों देखो, फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो ना उस टाइम पर, आप उसे फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप फ्री वेक्टर का मतलब क्या पता चला आपको कि उसकी लेंथ कितनी है और वो एक्स एक्सिस के साथ में आर्ग्यूमेंट कितना है, फिर उसे जब आप ओरिजिन के ऊपर लेके जाओगे तो वो सेम ही तरह उसी तरह से ट्रीट करेगा। क्लियर हो गया? अब देखो अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ अब, और ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। ये मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में जेड1। एक चीज और देखो बच्चे, ये एक छोटी सी चीज और देख लो, ये एक पॉइंट था जेड1, ये एक पॉइंट है जेड2। आप जेड1 से जेड2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जेड1 से जेड2 की तरफ जा रहे हो, तो इस चीज को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे? देखो जिसकी तरफ जा रहे हो ना उसमें से सबट्रैक्ट करना है, यानी कि आप लिखोगे जेड2 माइनस जेड1, जिसकी तरफ जा रहे हो उसमें से सबट्रैक्ट करना है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, अगर आपने ऐसे गए, ये जेड1 था और ये जेड2, आप ऐसे जा रहे हो नीचे की तरफ, तो ये इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? जेड1 माइनस में जेड2। क्लियर हो गया? जिसकी तरफ आप जा रहे हो उसमें से सबट्रैक्ट करना। नहीं दिखा बच्चे? ओके, अब आपने कहा ऐसे, अभी तक मैंने आपको इसमें लोकस के बारे में 3 चीजें बताई, जैसे कि एक तो मैंने बताया जेड माइनस जेड नोड इक्वल टू आर, तो वो सर्कल आता है उस वाले केस में, ठीक है। दूसरे वाले केस में यानी कि सर्कल आने का मतलब जो जेड होगा वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा कहीं पर भी। दूसरा बताया मैंने जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, तो वो कहां पर लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। तीसरा देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में जेड वन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, ये जेड वन क्या है? जेड वन कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप ऐसे करोगे, अगर ये ऐसे गिवन है कि ये जो वैल्यू है ये थीटा के इक्वल गिवन है, ये थीटा के इक्वल गिवन है, तो उस वाले केस में क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में 3+4 आयोटा इक्वल टू π/3। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किसके इक्वल है? इक्वल टू π/3, ऐसे लिखा हुआ। तो इस चीज को आप कैसे समझोगे? पहले तो देखो, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 3+4 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या करता है, यानी कि ये जो वेक्टर है, ये जो अंदर जो वेक्टर लिखा हुआ है पूरा, ये रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है उस चीज को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में 3+4 आयोटा, इसका मतलब जेड माइनस 3+4 आयोटा जो वेक्टर है, ये वेक्टर उस रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। क्लियर हो गया?
ठीक है। तो अब आपने ऐसे कहा, ये जो है अब ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे होगा, मान लिया मैंने 3 + 4 आयोटा, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो ये आपके पास में पॉइंट आ गया 3 + में 4 आयोटा। ठीक है, ये आ गया, ये मैंने लिख दिया जैसे Z1 कोई भी वेक्टर। ओके, ये दूसरा, ये किसकी तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर जा रहा है, जेड की तरफ जा रहा है। तो जेड कहां पर लाई कर रहा है, तो जेड कहां पर लाई कर रहा है, यानी कि जेड कहीं पर भी लाई कर रहा होगा, वो कितना एंगल बना रहा है, π/3 एंगल बना रहा है। किसके साथ में, रियल एक्सिस के साथ में। तो देखो रियल एक्सिस के साथ π/3 एंगल बनाने का मतलब π/3 की शेप क्या होगी, पहले तो वो चेक करो। तो आपने चेक की कि π/3 की शेप तो ये है, ये जो शेप है ये π/3। ठीक है, आपने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, उसकी देखा कि π/3 एंगल कैसा होता है, ये π/3 एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप ऐसे π/3 एंगल बना दो, इस पॉइंट से, भाई इस पॉइंट से स्टार्ट करके π/3 एंगल बना दो, ये जो एंगल है ये π/3 हो गया। ठीक है, Z1 से स्टार्ट किया आपने और ये ऐसे चला गया π/3 एंगल, ये तो ऐसे चलता जाएगा। हाँ भाई ये ऐसे चलता जाएगा, यानी कि Z कहां पर भी, यहाँ पर भी लाई कर रहा होगा, ये Z जो है वो कहां पर लाई कर सकता है, ऐसे इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी लाई कर सकता है। इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी लाई करेगा तो उस वाले केस में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, π/3। ओके, जो Z है वो Z1 पॉइंट पर लाई कर सकता है, नहीं। अगर Z1 और Z सेम हो जाएंगे तो एंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो लोकस होगा वो क्या हो गया, एक रे हो गया, जो कहां से ओरिजिनेट कर रही है, Z1 पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है। कितने एंगल पर, π/3 एंगल पर। ठीक है, तो आपने कहा लोकस क्या हो गया बच्चे, लोकस विल बी रे, a ray originating from 3 + 4 iota at an angle, नहीं, at an angle π/3, at an angle π/3, at an angle, ऐसे लिख लो, at an angle of π/3 with real axis। भाई अगर पीछे की तरफ आप लेके जाओगे ऐसे, तो पीछे की तरफ फिर तो ये एंगल चेंज हो जाएगा ना, है ना। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट वाला, ये सभी को समझ में आया, आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन लिया था। अब इस, यानी कि आप आ जाते हैं Z-Z1 की फॉर्म में। ओके, ये नोट हो गया यहाँ तक की बात है। ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट, अब देखो आपके पास में ऐसे लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-Z1। भाई Z-Z1 लिखा होने का मतलब यहां समझोगे आप, Z-Z1 यानी कि जो वेक्टर जा रहा होगा वो किसकी तरफ जा रहा है, Z की तरफ जा रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो ऐसे हो गया, इसका मतलब तो भाई ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। मैंने मान लिया कि ये आपके पास में Z1 है, Z1 से स्टार्ट होकर ये Z1 है, Z1 से स्टार्ट होकर ये Z की तरफ जा रहा है, वो कितने एंगल पर जा रहा है, ये थीटा एंगल पर जा रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल पर जा रहा है। क्लियर हुआ इतनी बातें? यस सर। इनकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते, बस आपको ये पता चल गया कि रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऐसे। ठीक है, जो रे होगी भाई ये आप, ये जो है Z तो सर कहीं भी लाई कर सकता है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी जो वेरिएबल होगी एक तरह से। हाँ ठीक है, तो फिर निकाल सकते हैं ना। मतलब आपने ये कहा कि ये जो है एक तरह से एक लाइन है, लाइन का पार्ट जो है भाई बता देना आपने, रे है एक जो कहां से ओरिजिनेट कर रही है। मतलब एक इक्वेशन आपको पता चल गई है, इक्वेशन जो अगर आप इक्वेशन फाइंड करना चाहो तो वो भी फाइंड कर सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जिस पर एक पॉइंट आपको पता है, एक पॉइंट पता है, एक एंगल पता है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो y - y1 = mx - x1। ठीक है, तो उससे उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फिर ये देखना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट से ऊपर ऊपर होना चाहिए वो लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया ना, रे है ना भाई, पूरी लाइन तो नहीं ले सकते ना आप। लाइन का मतलब तो क्या हो गया कि ये बीच में जो कट है ये नहीं आना चाहिए था। हाँ, यानी कि Z1 पॉइंट से ऊपर ऊपर के पॉइंट लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया ना भाई? तो ये एक रे है, इसका जो लोकस होगा क्या होगा, लोकस विल बी, इतना सब चीजें नहीं पूछते ऐसे, है ना, बस सिर्फ ये पूछते हैं कि इसका लोकस क्या है, रे है, लोकस विल बी। और इस तरह भी नहीं, इनके क्वेश्चन दिखाता हूं अभी। लोकस विल बी ए रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1,
at an angle of theta with real axis. ओके बच्चों, अब एक बार मुझे बताओगे आप, अगर मान लो z माइनस z1 की जगह z1 माइनस z होता तब क्या होता? नीचे वाला पार्ट, लेकिन थीटा भी बराबर नीचे की तरफ चले जाता है। सर बस सर एक थोड़ी सी इस साइड से लेफ्ट बढ़ जाती है। चलो एक बार देखो, एक बार आप देखो एक बार कि आप ऐसे ले लो, ये जो क्वेश्चन था ना z माइनस में 3 + 4 आयोटा, इसको उल्टा कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे है कि ओके ये है भाई, जो ये वाला है आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 4 आयोटा माइनस में z इक्वल टू 2π/3। एक बार बनाओ भाई, ये तो पता चल गया आपको कि रे आएगा ना। अब एक बार डायग्राम की फॉर्म में बना के देखो कि किस तरह की रे आ रहा है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, ओके सर। सर जेड जा 3 + 4 की तरफ। दक्ष यादव क्लियर बच्चे, आ रहा है दक्ष? विक्की, ठीक है। तो ऐसे समझा आपने कि देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, पहले तो एंगल देख लो, आप एंगल बनाओ, ठीक है। तो ये 2π/3 है, 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री। 120 का मतलब देखो भाई 90 डिग्री होता तब तो ये राइट एंगल हो जाता, ये 120 डिग्री है, तो यानी कि जैसे 120 डिग्री का मतलब हो गया इतना हो गया, ऐसे कुछ हो गया, ऐसी शेप आ गई। ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 120 डिग्री है, 2π/3 है। ओके, अब आपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया 3 + 4 आयोटा को, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये कोई पॉइंट हो गया। मैंने लिख दिया ऐसे कि ये क्या है, 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि देखो ये क्या है, किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? 3 + 4 आयोटा में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन किस तरफ है, किसकी तरफ जा रहा है? ये 3 + 4 आयोटा की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि भाई 3 + 4 आयोटा की तरफ जा रहा है, और कितने एंगल पर जा रहा है? 2π/3। तो जैसी ये शेप है ना, जैसी ये वाली जो शेप है, ये वाली जो शेप है ना, इस वाली शेप, ये वाली शेप लेके आओ, यानी कि 2π/3 का एंगल बनाओ। तो 2π/3 का एंगल किसके साथ में? रियल एक्सिस के साथ में। तो आप देखो ऐसे आपने ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल आएगा ना यहाँ पर, ये जो एंगल आना चाहिए 2π/3 का आना चाहिए। ये जो एंगल है ये कितना आना चाहिए? 2π/3 का एंगल आना चाहिए, नहीं? तो ऐसे जाएगा ये। तो ये क्या है, रे कहां पर जा रही है? ये टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग एट 3 + 4 आयोटा, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद रियल एक्सिस। क्लियर हुआ बच्चे? ओके, ये वाला एंगल 2π/3 है, तो ये अपोजिट वाला एंगल ये कितना होगा? π/3। तो यहाँ पर कहीं पर भी जेड लाई कर सकता है। ओके, 3 + 4 आयोटा पर लाई कर सकता है? नहीं करेगा। 3 + 4 आयोटा पर करेगा तो वो 0 हो जाएगा, उस वाले केस में आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखोगे बच्चे, इस पर बेस क्वेश्चन देखोगे। हाँ बच्चे नोट करें। ऊपर से नीचे आए, हाँ तो वो ऐसे तो आ ही सकता है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो अगर वो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना कि
वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें नीचे की तरफ आ रहा था, तो उसमें अगर -2π/3 टाइप का एंगल हो जाता तो नीचे की तरफ आ रहा होता। क्वेश्चन लिखा आपने, लिखोगे क्वेश्चन, फाइंड जेड satisfying argument of z equal to π/6 and z माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू 2। ये आपने सोल्व करना है, ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने z फाइंड करना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कौन सी कंडीशन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो कितना होना चाहिए, π/6 होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो कितना होना चाहिए, π/6, यानी कि वो जो z है वो कितना एंगल बना रहा होगा, ऐसे एंगल बना रहा होगा, π/6 एंगल बना रहा होगा। तो ये एक तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि π/6 एंगल बना रहा है, पहली वाली कंडीशन तो ये, ठीक है, π/6 एंगल बना रहा है, तो ये z हो गया, एक कहीं पर भी लाई कर सकता है ऐसे इस पूरी लाइन पर। दूसरा ये है z माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू 2। इस चीज का मतलब क्या समझे आप, देखो z माइनस का ये क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस जेड नोड इक्वल टू आर लिखा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस जेड नोड इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे हुआ कि भाई ये आपके पास रियल एक्सिस है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, z माइनस में ये क्या लिखा है 0 प्लस में 2 आयोटा इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि सेंटर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, रेडियस की वैल्यू, ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 है। तो रेडियस की वैल्यू 2 होने का मतलब ऐसे आपके पास एक सर्कल जा रहा होगा, ऐसे आपके पास एक सर्कल जा रहा होगा, तो ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, ये वाला पॉइंट 4 नहीं 0,4। क्लियर हुआ। अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जेड क्या है। अब देखो, अब देखोगे यहाँ पर, अब ऐसे हो गया, इन दोनों कंडीशन को एक साथ ज्वाइन कर लो। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, आपने एक साथ ज्वाइन कर सकते थे। एक साथ ज्वाइन करने का मतलब पहली कंडीशन तो ये बोल रही है यहाँ पर कि जेड ऐसे 0,2 सेंटर है और इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ वो पॉइंट देखो ऐसे आपके पास में आ गया, क्लियर हुआ। दूसरा क्या कर रहा है, जेड जो है ना वो π/6 एंगल बना रहा है। π/6 एंगल बनाने का मतलब ऐसे आपके पास में ये जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, π/6 बताया हुआ है। तो देखो दोनों, यानी कि ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप कहते हो सर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन जो है ये इस रे में नहीं आ रहा है, इस वाली रे में नहीं आया ये, है ना, बोलो। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट फाइंड करना है आपको, जो रिक्वायर्ड पॉइंट फाइंड करना है वो ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट जो है ये फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। या आप कह दो लोकस है, ये लोकस है, ये आपने फाइंड करना है। अब ये आप फाइंड करके बताओगे, ज्योमेट्री लगाओगे, सोल्व करोगे, आपको छोटी छोटी चीजें तो पता ही है, अब आपको फाइंड करना है। तो ऊपर से नहीं करेंगे भाई ऐसे था ना बच्चे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ऐसे था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/6 ऐसे। तो इस चीज को आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट जेड माइनस 0 ऐसे लिख सकते हो।
इसे सोल्व करने के लिए कर पाओगे आप सोल्व? एक बार ट्राई करो। सर ये भी रेडियस हो गया तो वो भी बच्चे कोई प्रॉब्लम है आपको? एक बार बता दोगे जो आप पहले क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तुषार जैन, तुषार जैन वो क्लियर हो गया आप जो पूछना चाह रहे थे पहले? हाँ बच्चे बोले, कहाँ पर पूछ रहे थे? बाकी बच्चे एक बार इसे अटेम्प्ट करें। रूट 3 + 2 आयोटा। क्या कह रहे हो? रूट 3 + आयोटा, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। कौन सा बच्चे बता दोगे एक बार कहाँ पर है? ये वाला बता रहे थे कि 2 + 3 आयोटा, ये वाला तुषार जैन। टू रूट 3 नहीं आएगा। थ्री प्लस फोर आयोटा, 3 + 4 आयोटा। बच्चे देखो आपको एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आप कहाँ पर भी ले जा सकते हो। 3 + 4 आयोटा, हाँ ये है देखो, तो 3 + 4 आयोटा, हाँ बस ये यहाँ तक जाएगा, 3 + 4 आयोटा तक जाएगा, और इसके नीचे जा सकता है ऐसे, यानी कि ये तो रे है ना, ऐसे नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ जाओगे तो इसके पैरेलल में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और ये 2π/3 एंगल बनाएगा। ऐसे नीचे की तरफ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे की तरफ जाने। क्लियर हो गया बच्चे? भाई ऐसे देखोगे ना आप कि ये एक्स एक्सिस के साथ कैसे एंगल बना रहा है, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करोगे और चेक करोगे ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल जब आप देखोगे तो ये 2π/3 आएगा हर एक केस में। हाँ, 4th क्वाड्रेंट में भी, क्योंकि आप एंगल मेजर कर रहे हो तो ऐसे मेजर कर रहे हो ना कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो ना एंगल मेजर करते हुए ऐसे। अगर ये ऐसे होता ना बच्चे, अगर ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है ना, इनकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन ये है। अगर मान लो ऐसे होता तो उस वाले केस में जो एंगल होता, मान लो ये 2π/3 एंगल भी है, तो उस वाले केस में एंगल कौन सा मेजर करते हैं आप? ये वाला एंगल मेजर करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये कितना आ जाता है? -π/3 ये एंगल आता है ना, उस वाले केस में अलग आता। क्लियर हो गया? भाई एंगल को मेजर करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपको ऐसे एंगल मेजर करना हो ना, तो आप क्या करो, जैसे मान लो कि आपके पास में ऐसे कोई भी एंगल बताया हुआ है कि ये कोई भी वेक्टर है और ये एंगल बताया हुआ है कि ये एंगल कितना है, ये ऐसे जो एंगल बताया हुआ है ये बता दिया, तो आप क्या करो, आपको अगर एंगल फाइंड करना हो तो आप इस वेक्टर को ओरिजिन के ऊपर रख लो, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो ओरिजिन के ऊपर रख लो, वहां से चेक कर लो कि ये कितना एंगल बना रहे हैं। जैसे आपको पता चल गया कि ये 2π/3 एंगल है, तो आप क्या करो, इस वाले पॉइंट को आप ऐसे सोचो कि इस वाले पॉइंट को जो मैं यहाँ पर रखूंगा ओरिजिन के ऊपर, तो कैसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो गया? 2π/3। अब मान लो अगर ऐसे कुछ होता, एक बार एंगल के लिए देख लो कि एंगल के लिए मान लो अगर कोई ऐसे वेक्टर है, इस तरह से एंगल हो, इस तरह से वेक्टर जा रहा है ऐसे, और यहाँ पर एंगल बताया हुआ है कि ये जो एंगल है ना ये 2π/3, तो ये देखो इसका वेक्टर क्या आएगा, यानी कि इसका जो एंगल निकल कर आएगा वो नेट एंगल कितना आएगा। तो आप क्या करो, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर पुट करो और देखो यहाँ पर कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो ओरिजिन के साथ अगर आप देखोगे तो ओरिजिन के साथ ये एंगल कितना बना रहा होगा, आप बता दोगे कितना एंगल बना रहा होगा? तो आपने कहा π/3 एंगल है, तो इसका मतलब इसका जो नेट एंगल आ गया वो कितना आ गया? -π/3। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये जो एंगल आ गया वो -π/3, तो -π/3। क्लियर हो गया तुषार जैन बच्चे?
ठीक है। ओके, इसका आंसर किस किस का गया है? √3 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो आपने क्या किया इसे फाइंड करने के लिए, आपने ऐसे कहा कि ज्योमेट्री आपने यूज कर ली यहाँ पर और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके पास था, ये आपके पास था और ये आपके पास था, ऐसे था। ये एंगल π/3, π/6 है, π/6 का मतलब 30 डिग्री। अब आपने कहा कि ये जो है ये डायमीटर है, डायमीटर सरकमफेरेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको पता चल गया। ये पूरी वैल्यू कितनी है? ये पूरी वैल्यू ये कितनी है? 4 है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 4 है। इसको आप नाम दे दो, जैसे आपने कहा ये पॉइंट O है, या आप ऐसे कह दो O है, ये A है, सेंटर को O बोल देते हैं, ये B ऐसे, और ये पॉइंट C बोल दिया। क्लियर है इतना? तो ABC ट्रायंगल में ये जो है ABC ट्रायंगल में आपको एक साइड पता है और एक एंगल पता है। एंगल देखो कैसे पता है आपको भाई, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से AC की वैल्यू फाइंड कर ली। AC की वैल्यू फाइंड कर ली। एक AC की वैल्यू फाइंड करोगे एक बार आप, भैया आपको पॉइंट C फाइंड करना है, एक बार आपने AC की वैल्यू फाइंड की, बताओगे कितनी वैल्यू आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, AC की वैल्यू क्या आई आपकी? भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आप क्या लगा लो, ये पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर लो। पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई कर लो। ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई कर लो। ये आपके पास में ऐसे हो गया, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल और थीटा को मिलाने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेस है, यानी कि AC जो है अगर बेस है तो AB हाइपोटेनस है और BC क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? ओके, तो ये देखो क्या है आपके पास में, एक एंगल पता है, एक एंगल पता है और हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। अगर आप AC की वैल्यू यूज करना, यानी कि आप AC का मतलब क्या हो गया? बेस को यूज करना चाहते हो, आप हाइपोटेनस को यूज करना चाहते हो। बेस और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन होता है? कोस। तो आपने कहा कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि बेस का मतलब AC, 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाली साइड बेस होती है, तो AC डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब 4, तो कोस 60 का मतलब कितना होता है? 1/2। तो 1/2 इक्वल टू AC डिवाइड बाई 4, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। हाँ ठीक है, ओके, AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 2 आ गई। अब आपके पास में अगर आप पॉइंट C चाहिए, पॉइंट C का मतलब आपको क्या चाहिए भाई? अगर आप ये, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप देखोगे ऐसे, यानी कि एक बार दोबारा से ट्रायंगल बनाता हूं, C का मतलब हुआ कि आपको x एक्सिस चाहिए और y, यानी कि x प्लस वाई, आयोटा वाई इसकी वैल्यू चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि अगर ये पॉइंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो आपको क्या चाहिए? अल्फा और बीटा। अल्फा क्या हो गया उसकी? अल्फा का मतलब क्या हो गया कि उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से, यानी कि x एक्सिस के ऊपर उसने कितना ट्रेवल्स किया उस चीज को अल्फा बोल रहे हो। प्लस में ओके, एक बार दिखाई देता हूँ आपको। तो ये आपके पास आ गया है, ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये पॉइंट C था और ये वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई। और ये एंगल कितना बताया हुआ है? ऐसे 30 डिग्री। AC की वैल्यू 2 आई है ना, हाँ, ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, ये पॉइंट क्या था? A था। अब आपको क्या चाहिए? आपको बस ये फाइंड करना है, अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये फाइंड करनी है, तो इसको मैंने बोल दिया M ऐसे। तो आपको AM की वैल्यू फाइंड करनी है और CM की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये फाइंड कर लोगे भाई, जैसे मैं कहता हूँ ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप इसे ऐसे लिखते हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ऐसे लिखते हो। तो आपने फाइंड कर लिया अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाली साइड क्या होगी? बेस होगी, यानी कि AM की जो वैल्यू हो गई, AM की वैल्यू क्या होगी? 2 cos 30 डिग्री, और CM की जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी? 2 sin 30 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू में √3/2, और ये क्या हो गया? 2 इंटू 1/2।
तो ये वैल्यू आ गई √3 और ये वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कहने का मतलब सी क्या आ गया आपके पास में √3, ठीक है, प्लस में आयोटा बीटा यानी कि कोमा 1, ऐसे ये सी पॉइंट हो गया। तो लोकस हो गया ना इसका, यानी कि लोकस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो एक पॉइंट है, वो लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड वो क्या हो गया, इज √3 प्लस आयोटा, ठीक है, ये लोकस हो गया, यानी कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। बट सर आपने कहा था कि वो पहले जब मैंने पॉइंट कर रहा हूं आपने कहा एक पॉइंट है तो ये इसका लोकस होगा, बट यहां पे तो पॉइंट है तो इसका लोकस भाई लोकस का मतलब जेड जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अब वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेटिस्फाई एक ही पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक पॉइंट लोकस हो गया, ठीक है, एक सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होता तो एक सर्कल लोकस हो जाता, एक स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता हो एक स्ट्रेट लाइन लोकस हो गया उसको, यानी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए वो हाँ। उसके बाद स्पेसिफाई करके √3 प्लस आयोटा के बाद √3 प्लस आयोटा के बाद मोड मोड क्यों लगाएंगे, डिस्टेंस है 3 है। नहीं जेड क्या है, एक पॉइंट आया ना बच्चे, देखो ये क्या था कि ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो पहला तो क्या था, एक सर्कल था, दूसरा एक रे था, तो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ऐसा था पहले, एक बार देखो, ये फर्स्ट कंडीशन थी ऐसे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ऐसे लिखा है, एंड का मतलब क्या है, कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा ना, दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और इस रे को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ऐसा क्या आया था आपके पास में, एक पॉइंट आया था, देखो ये जो सी पॉइंट है ये लोकस आया, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका ये जो सी पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है एंड इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो ये सी पॉइंट ही फाइंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्लियर हो गया। यस यस हाँ बच्चे बोले, सर इस वाले का बस एक ही लोकस होगा या फिर सर एक और पॉइंट हो सकते हैं? बस एक ही पॉइंट लोकस होगा इसका, ठीक है, जिस कंडीशन को सर सेटिस्फाई, अगर हम एसी वेक्टर को ओ पे शिफ्ट कर दे और फिर यू देख ले कि सर्कल पे कहाँ पे कट कर रहा है तो वो भी तो हो जाएगा सर। एसी वेक्टर को, हाँ वही तो किया हमने कि सर्कल को कहाँ पर कट कर रहा है, वही किया है बच्चे, वही पॉइंट फाइंड करने की कोशिश की है हमने। क्या किया कि जो सर्कल था ना उसमें एसी को ऐसे पुट किया, तो उसके जब देख रहे हैं तो उस पर सी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वो सी पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं। ए पॉइंट जो होगा वो ए वाला जो पॉइंट है ना, वो देखो सर्कल में तो है बट ये जो है ना रे इसमें नहीं है, तो बस केवल एक ही पॉइंट आया, यानी कहने का मतलब ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ओपन है। सर ये शायद वो बोल रहा था कि शिफ्ट करके देखना जो होता है स्टार्टिंग में सर अगर ओ पे शिफ्ट कर ले तो? अच्छा ओरिजिन पर शिफ्ट कर लो इसको। सर ओ जो पॉइंट आपने बनाया है सर हाँ 0,2 हाँ हाँ उस पे शिफ्ट कर ले सर, और अगर यू देख ले कि कहाँ पे वो सरकमफ्रेंस को कट कर रहे तो सर वो भी हो जाएगा सर। सर आपने वो नहीं। जेड लिख दिया था ना, तो वहां पर -0 आएगा तो मतलब वो रिजल्ट ही देखो ये जो है ना, हाँ इस चीज को देखो बच्चे, ये जो लिखा है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-0, तो इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट, यानी कि इस चीज का मतलब क्या समझे आप, इस चीज का मतलब हुआ कि ये जो रे है ना ये कहाँ से, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है 0 है और जेड की तरफ जा रही है एट एन एंगल ऑफ π/6। क्लियर हुआ इस चीज का मतलब, समझिए आप ये वाला जो पॉइंट है। तो सर हम इसको शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? 0 से ही बच्चे वो जो बताया हुआ है ना कि वो जो ये जेड है ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब जो जेड है वो 0 से ही ओरिजिनेट होना चाहिए, यानी कि इस वाली कंडीशन का मतलब हुआ कि जो इस वाली कंडीशन का मतलब हुआ कि जो रे है वो 0 से ही ओरिजिनेट हो रही है, 0 से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से 0,2 से स्टार्ट करोगे तो वो 2 पॉइंट से यानी 0,2 आयोटा से स्टार्ट हो रही है वो, ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया। यस यस सर। ठीक है, ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपने एक क्वेश्चन लिखा, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना एक सर्कल की केस में वो हो चुका है ना आपका, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपने, देखोगे मोड के अंदर Z-1 लेस देन इक्वल टू मोड में Z-5,
देखो भाई, जब भी आपके पास में ऐसी इनइक्वलिटी आती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो सोल्व करो इक्वल टू के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करो, इक्वल टू के लिए सोल्व करो। जैसे आप ऐसे कहते हो कि कोई भी एक लाइन है, जैसे मैं लिखता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वल टू के लिए आप एक लाइन है, इसको आपने ड्रॉ किया, ये कोई भी एक लाइन है, क्लियर है, ये लाइन एल आ गई। अब अगर मैं ऐसे कहता ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो देखो ये लाइन क्या कर रही है, इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ इस लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करने का मतलब हुआ इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पोर्शन क्या है, इससे ग्रेटर देन 0 वाला है, एक पोर्शन क्या है, लेस देन 0 वाला है। तो ग्रेटर देन 0 वाला, लेस देन 0 वाला वो कैसे चेक करेंगे, हम कोई एक पॉइंट लेंगे भाई, अगर मान लो मैं ये कहता हूं ना, ये ऊपर ऊपर वाला जो रीजन है, इसमें कोई भी पॉइंट लिया, आपने चेक किया कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर मान लो वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब लेस देन 0 होगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या बताया मैंने, कि पहले आप इसे इक्वल टू के लिए सोल्व करो, फिर उसके बाद हम एक पॉइंट देखेंगे कि उस पर हमें पता चलेगा कि ये लेस देन 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। पहले तो आप इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि z-1, z-1 का मतलब हुआ कि z की डिस्टेंस 1 से, ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ z एंड 1, ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ z एंड 5। आपने कहा फर्स्ट सोल्व, ऐसे लिख रहे हो, फर्स्ट सोल्व फॉर इक्वल टू के लिए सोल्व करने का मतलब z-1 इक्वल टू z-5, ये लिखा हुआ, इस चीज को सोल्व करो पहले, फिर उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो इसका मतलब तो ऐसे हो गया कि ये एक लाइन हो गया भाई, ये क्या हो गया, z की डिस्टेंस 1 से, ये क्या होगी, z की डिस्टेंस 5 से, तो ये 1,0 कोई पॉइंट हो गया, ये 5,0 कोई पॉइंट हो गया, तो ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 3,0 से पास कर रहा होगा, ये कहां से पास कर रहा होगा, 3,0 से। 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी 3,0 से ये पास कर रहा है। ये आपके पास एक लाइन है, क्लियर हो गई, यानी कि ये लाइन क्या आई, ये लाइन जो आई, इसमें क्या होगा, पूरी लाइन पर अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन पूछूं आपसे, तो इस पूरी लाइन पर क्या है बच्चों, x की वैल्यू वो 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी कि ये क्या लाइन है, इस लाइन की अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x = 3 लाइन है। अब कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, z की डिस्टेंस, अब यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, इक्वल टू वाली बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है z की डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू z-5। अब आप इनइक्वलिटी वाला पोर्शन देखो, इनइक्वलिटी वाला पोर्शन का मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि z की डिस्टेंस 1 से कम है, 5 से ज्यादा है, इसका मतलब कौन नजदीक है, z के 1 नजदीक होगा, बोलो भाई, इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ z एंड 1, हाँ, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ 5, डिस्टेंस ऑफ z एंड 5, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या है, लेसर है, यानी कि ये जो लेसर, यानी कि z के पास में, यानी कि 1 इज नियरर टू z, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने कहा कि जो 1 होगा वो नजदीक होगा, 1 नजदीक होने का मतलब ये हो गया भाई कि ये आपके पास में ऐसे, सॉरी, ये ऐसे था, ये पॉइंट था 1,0, ये दूसरा पॉइंट था बच्चों 5,0। अब कह रहे हैं 1 नजदीक है इस z के ना, ये इक्वल टू वाला तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, इक्वल टू वाला तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यानी कि ये तो सेटिस्फाई, ये तो इक्वल टू के लिए आ गया, इक्वल टू के लिए आ गया, ये तो इक्वल टू के लिए आ गया। अब कह रहे हैं 1 नजदीक है, 1 नजदीक, अगर आप इस तरफ लेके आओगे z को, इस तरफ लेके आओगे, तो इस वाले केस में तो 5 नजदीक आ जाएगा, तो उस आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, इस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पूरे वाले पोर्शन में क्या होगा कि z नजदीक रहे, यानी कि z की डिस्टेंस 1 से वो कम रहेगी, क्लियर हुआ, यानी कि z ये वाला पोर्शन, क्लियर हुआ, बोलो, ठीक है। तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि रीजन कौन सा होगा, तो ये रीजन होगा, क्लियर हुआ। सर अगर हम इसको वैसे करें तो 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, नहीं, इसमें ऐसे ओपन ब्रैकेट वगैरह का कोई नहीं होगा भाई, z जो है ऐसा थोड़ी ना, z यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे इस तरफ भी हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, 1 के पास होना चाहिए,
तो देखो ये 3 पोर्शन थे इसमें, एक तो ये लाइन के वाला, एक तो लाइन वाला पोर्शन था, ठीक है। दूसरा पोर्शन क्या था कि लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, एक है लाइन के राइट हैंड साइड में। तो इसमें कौन सा हो गया पोर्शन, आप ऐसे कह सकते हो इसमें पोर्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू 3 एंड लेफ्ट साइड ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और लाइन वाला पोर्शन ये सभी क्या हो गया, इसका लोकस हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसके लेफ्ट साइड वाला, इसके राइट साइड, वन भी हो सकता है कि वन की डिस्टेंस जेड अगर वन के ऊपर लाई कर रहा होगा तो वन की डिस्टेंस वन से कितनी होगी, 0। ये ऐसे नहीं लिखना है आपने बच्चे, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपसे कि अगर आप ये लिख रहे हो ना कि जेड ऐसे होगा इस वाला पोर्शन, अगर आप कोई बच्चा मेरे को ऐसे लिख के बता रहा है कि सर जेड होगा ना वो ऐसे होगा 1 से लेकर के 1 + 0 आयोटा से लेकर के और यहाँ पर 3 + 0 आयोटा तक, ये इंटरवल थोड़ी ना है बच्चे, इंटरवल नहीं है। ये लिखने का मतलब तो ये हुआ ना कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 3 है, आप ये चीज को डिनोट कर रहे हो। इसका मतलब हमें तो क्या करना है, इसके साथ साथ ये वाली पोर्शन भी डिनोट करना है, ये वाला पोर्शन भी, ऊपर वाला भी, ठीक है, ये नीचे वाला भी पोर्शन, और ये ऐसे चलना है ना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये इंटरवल है, ये तो इंटरवल है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर की लाइन को डिनोट कर रहे हो, इंटरवल नहीं है, हम तो एक रीजन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट में कर सकते हैं क्या मींस इसको इक्वेशन में हम बता ही नहीं सकते। इक्वेशन में आप ऐसे लिखोगे ना, रीजन विच लाइज ऑन x इक्वल टू 3, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3 लाइन है, x इक्वल टू 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड कर देना इस पूरे प्लेन को इन्होंने, तो एक तो लाइन हो गया, एक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक लाइन की राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मतलब फिर तो इसके लोकस दोनों बच्ची, लोकस का मतलब आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि लोकस का मतलब कि ये जो जेड है वो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है आपको, तो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, ये पूरे रीजन में मिल सकता है, ठीक है, इस लाइन पर और इसके पीछे की तरफ, हाँ दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। ऐसे है, आइडेंटिफाई द रीजन, आपने रीजन आइडेंटिफाई करने, तो मतलब आप एक तरह से ड्रॉ करोगे इस चीज को। ऐसे लिखा हुआ है कि z माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 8 एंड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू z माइनस 5, यानी कि जो z है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले बच्चों आप इक्वल टू के लिए बनाते हो, फिर उसके बाद में लेस देन इक्वल टू के लिए हम कर लेते हैं। तो पहला देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा z माइनस जेड नोड इक्वल टू r टाइप से दिख रहा है ना, z माइनस जेड नोड इक्वल टू r टाइप से दिख रहा होगा। Sir, x is equal to -7 and LHS of x is equal to -7. दिखाओ क्या बना, एक बार दिखा दो मेरे को। बनाया नहीं है सर, बाकी 1 से 8 के डिस्टेंस पे ये पॉइंट हो गया, 2 से है तो वो -6 हो जाएगा।
देखो उसके ये बाद- पहले वाला जो पोर्शन है ना, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार के लिए समझ ले। ऐसे लिखा है z माइनस टू लेस देन इक्वल टू 8, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है z माइनस जेड नोड इक्वल टू r। ये क्या लिखा है, z माइनस जेड नोड इक्वल टू r। इसके लिए सोल्व करो पहले। आप पहले तो आप क्या करो, इक्वल टू के लिए सोल्व करो, ठीक है। इक्वल टू के लिए बनाते हो तो आपने कहा कि ये तो सर क्या हो गया, एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 2 पर होगा और रेडियस की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। आपने कहा कि ये 1 और ये 2 यहाँ पर सेंटर हो गया, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू 8 है। रेडियस की वैल्यू 8 होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो सर्कल जा रहा होगा, ऐसे आपके पास में एक सर्कल जा रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, ये सेंटर है 2,0 अगर सेंटर है, 0 से 1,0 तक सारा होगा। हाँ, तो आपने कहा ये कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,0 और यहाँ पर कहा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 6,0, माइनस का 6,0। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास हो गया। दूसरा देखो, ये वाला चीज क्या बोलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो है इक्वल टू के लिए सोल्व किया। ये मैंने क्या किया अभी के लिए, ऐसे किया है z माइनस टू इक्वल टू 8 के लिए सोल्व किया पहले, ठीक है। अब उसके बाद एक बार यहाँ पर भी देखो, चलो इसको देखने से पहले एक चीज और देखते हैं। अब आपने कहा सर ये तो इनइक्वलिटी है, यहाँ पर लेस देन वाला पोर्शन है और ग्रेटर देन वाला पोर्शन ऐसे है, यानी कि लेस देन इक्वल टू वाला पोर्शन है। तो लेस देन इक्वल टू वाला ऐसा नहीं कहना कि सर आप अंदर वाला पोर्शन ले लेंगे, नहीं। देखो आप क्या करते हैं, ये जो है ना, ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वल टू वाला ग्राफ है, ये इसको पूरे प्लेन में, यानी कि पूरे प्लेन को किस तरह 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक वैल्यू के ऊपर तो z माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, z माइनस टू इक्वल टू 8, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक रीजन क्या कर रहा होगा, ग्रेटर देन वाले पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक पोर्शन क्या कर रहा होगा, लेस देन वाले पोर्शन से सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आपको एक पॉइंट लेकर देखना है। अगर कोई आपने एक पॉइंट चेक किया, जैसे मान लो ये 0,0 पॉइंट लिखा हुआ है, तो 0,0 को अगर मैं इसमें पुट करके देखता हूं और इसे सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब ये सारे पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसके अंदर का एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो सारे पॉइंट ही सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात को, समझे या नहीं समझे भाई। मैंने कहा 0,0 आपने यहाँ पुट करके देखा, तो ये तो क्या हो गया 0 माइनस का 2, ठीक है। इसका मोड लेस देन इक्वल टू 8, हाँ ठीक है। इसका मतलब तो 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, ट्रू है। यानी कि ओरिजिन अगर 0,0 जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 सेटिस्फाई करने का मतलब बच्चों ये पूरा जो रीजन होगा ना, ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये अंदर वाला पूरा रीजन। तो पूरा कैसे बोलते भाई मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्राफ होगा, यानी कि कोई भी लाइन हो, कोई कर्व हो, वो क्या करेगा इनइक्वलिटी वाले केस में उस पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वल टू 0 वाला पार्ट तो कौन सा हो गया, ये जो पार्ट है ना, ये जो इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, जो कर्व के, भाई देखो आपके पास इसमें 3 पोर्शन हो गए ना। एक पोर्शन तो क्या है, जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक पोर्शन अंदर लाई कर रहा है, एक पोर्शन इसके बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक पोर्शन पर तो ये इक्वल टू 0 आ गया, जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है उसके ऊपर तो क्या होगा, इक्वल टू वाली कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। एक लेस देन के लिए होगी, एक ग्रेटर देन के लिए होगी। तो लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए क्या करोगे, आप एक पॉइंट चेक करोगे। अगर एक पॉइंट चेक कर रहा है, भाई एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारी, यानी कि पूरा रीजन सेटिस्फाई करेगा उसको। क्लियर हो गया। तो आपने 0,0 को पुट करके देखा, तो ये तो ट्रू आ गया। यानी कि लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट कौन सा है, अंदर वाला पार्ट है। यानी कि जो जितने भी पॉइंट लोगे ना सर्कल के अंदर वाले पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप, उनका जेड की वैल्यू पुट करो वहां पर। जैसे कोई भी पॉइंट लिया आपने, जो मन कर रहा है वो पॉइंट ले लो, 2,0 ले लो, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो और इसमें जेड की जगह पुट कर दो उस पॉइंट को। उसका मोड लेकर देखोगे तो क्या आएगा, उसकी जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 आएगी, ठीक है। सर्कल एक ये सर्कल और ये बीच में 2 और 3 के बीच में जो स्क्वायर ये इस साइड वाला सेमी सर्कल। तो ठीक है, ये आपको पता चला ये कौन सा आया, z माइनस टू लेस देन इक्वल टू 8 वाला पोर्शन आया। क्लियर हो गया मेरी बात को, समझे नहीं समझे हो। अब आपने बच्चों यहाँ पर देखा ये क्या लिखा हुआ है, z की डिस्टेंस 1 से, और ये क्या लिखा है, z की डिस्टेंस 5 से। तो ये 1 है और ये 5 है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये 3 वाला, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन आ गई, परपेंडिकुलर भी है और इनका बाइसेक्टर भी है। ये कहां से पॉइंट कर रहा है, 3,0 से। अब ये कह रहा है कि देखो z की डिस्टेंस किससे कम है, 1 से कम है, 1 से कम है और इक्वल टू है। तो इक्वल टू वाला पोर्शन तो देखो ये वाला हो गया बच्चों। इसमें भी आप ऐसे कह सकते हो कि कोई एक पॉइंट लेकर चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आप 1,0 को इसमें पुट करोगे, z की जगह पर 1,0 पुट कर दो, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0।
जीरो की वैल्यू लेस देन है किससे 1 - 5 4, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट चेक कर लो, जैसे 1 - 1 लेस देन इक्वल टू ये 1 - 5, ठीक है। ये तो जीरो है, जीरो क्या है, लेस देन इक्वल टू होगा 4 के मोड से। क्लियर हो गया? तो एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा तो सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, यानी कहने का मतलब ये पूरा रीजन, ये पूरा एक साइड का पूरा रीजन, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का एंड लेना आपने, एंड का मतलब इन दोनों से कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो भाई आप इनको एक ही ग्राफ पे ले जाओ बस, यानी कि ये जो आपने अभी तो अलग अलग बनाया, अब इनको एक ही ग्राफ पर ले जाओ। सर्कल में 3 वाली लाइन बता देंगे। हाँ, बस आपके पास में ये आपने कहा कि ऐसे एक सर्कल है और यहाँ पर ये जो सर्कल है ये ऐसे है कि यहाँ पर -6 है, (0) है, यहाँ पर 10, 0 है, और ये बीच में बच्चों 2, 0 कोई पॉइंट है, ठीक है। ये 2, 0 है। तो लाइन क्या है, वो जो लाइन है ये वाली लाइन क्या है, 3 वाली, 3, हाँ x = 3 वाली। तो ये कह रहा है 3 वाली लाइन से ऐसे होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जैसे मैंने कहा ये पॉइंट जो है ये 3 पॉइंट था, तो ये लाइन यानी कि देखो ये कौन कौन सा कॉमन आ गया। तो ये कह रहा है, देखो फर्स्ट वाला तो क्या कह रहा है, सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट और सर्कल के अंदर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो। दूसरा ये वाला क्या कह रहा है, इस लाइन पर लाइन करने वाले और इसके लेफ्ट साइड में जो लाई कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब कौन सा पोर्शन कॉमन आया, आप कहोगे यहाँ से कॉमन आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये कॉमन आया, तो ये लाइन कॉमन आ गई, ये दोनों में आ रहा है, और यहाँ तक का पोर्शन, ये सर्कल वाला भी पोर्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया? इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस सर्कल से बाहर चला जाएगा तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सोल्व नहीं करेगा, है ना। अगर फर्स्ट इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे सर इस एरिया को? मैथमेटिकली नहीं, वो रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हुआ है, तो रीजन आप ऐसे आइडेंटिफाई करो। ग्राफिकली कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। एग्जाम में आते हैं सर ऐसे? हाँ, रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा। सर अगर बाय चांस सर्कल के बाहर वाला एरिया आता तो हम जो सर्कल के अंदर लाइन है वो वाली लेते। सर्कल के बाहर वाला एरिया आता, हाँ सर, अभी अंदर वाला है ना, फर्स्ट हाँ, वाला हाँ। अगर बाहर वाला आता तो सर तो बाहर वाला आता तो ये लाइन जो है ना, सर्कल के अंदर जो लाइन आ रही है वो नहीं आती। क्लियर हो गया भाई? इसका मतलब बस आप ये कर लो कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था ना, आप ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो उस वाले केस में क्या होगा कि सर्कल का अंदर वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाहर वाला आएगा। तो एक तो सर्कल हो गया, एक ये लाइन हो गई, और फिर उसके बाहर वाला जो पोर्शन है। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों कुछ इलस्ट्रेटिव टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने, ये सबको समझ में आए? यस सर, यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और लिखोगे, एक क्वेश्चन और लिखोगे, वो आपने कर लिया है बट फिर भी एक बार कर लोगे दोबारा से। बैटरी लो गई क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखा आपने, ये है फाइंड ऑल जेड फॉर विच z² + 2z + 2 इज रियल पॉजिटिव। देखो अगर आपके पास ऐसे कोई इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाए और क्वेश्चन को सोल्व करना हो, तो आप क्या कर लो, उसमें z की जगह पर x + i पुट कर लो। जब भी आपके पास ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसका लोकस फाइंड करो, कुछ फाइंड करो, तो आप लोकस फाइंड करने से अगर उसी इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हो तो भी वो उसका लोकस हो गया, ठीक है। तो आप इसे x + i पुट कर लो। अगर कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए z + 1/z टाइप का दिख जाए, तो वहां पर z को आप क्या कर लो, e⁻⁴ की फॉर्म में पुट कर लो, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसे 1/z है तो जैसे एक जगह दिखेगा e⁻⁴, तो ऊपर जाएगा तो e⁻⁻⁴ दिखेगा, है ना। एक बार आपने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। सर ऐसे नहीं कर सकते कि वो इसके ग्राफ जो बनेगा उसका लोएस्ट पॉइंट निकाल लिया, मतलब -v/2 और -v/4 वाला, और फिर उसके बाद ग्राफ में देख लिया कि कौन से पॉइंट्स पे वो x एक्सिस को कट करेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव रियल पार्ट हो जाएगा। वो आप ये एक बार आप
So the quadratic equation का least minimum vertex निकाल के ये तो बहुत ये क्वेश्चन बस z axis का जो उसके कर्व के अंदर जो पार्ट आता है वो ये क्वेश्चन बता प्योरली रियल एक्सिस पे लाया करेगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस पे लाया करेगा ग्राफ बना के लिखा है कौन सा पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस पे लाएगा तो उसके दो क्यों के बीच वाले में वो भी तो ग्राफ के कर्व के अंदर लाएगा वो तो ऊपर चले जाएंगे। अच्छा ग्राफ पे ही लाया करने वाले की बात कर तो क्वाड्रेटिक का 2 पॉइंट से ले जाएंगे तो पॉजिटिव 10 मिनट बाद आएगी अभी फाइंड किया ही आपने? ये क्या अलग से कुछ करना पड़ता है क्या? सर वो बटन दबाना होता है सर दबा देना। हाँ बच्चे क्या पूछ रहे थे आप बताओगे अब? वर्टेक्स निकाल लेंगे सर क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो फिर इसका ग्राफ पैराबोला हो जाएगा तो फिर उसका वर्टेक्स निकाल लेंगे वर्टेक्स निकालने के बाद क्योंकि हमें रियल और पॉजिटिव चाहिए तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे वो पॉइंट्स तो हम बस देख लेंगे ये ग्राफ की रेंज में कौन से हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो फिर वही तो रियल पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ बच्चे इसमें रियल यानी कि ये बताया हुआ है कि जेड जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले तो यहाँ पर बताया हुआ है इसका आयोटा पार्ट होगा उसमें एक तो वो जो नंबर है ना वो रियल पॉजिटिव है रियल पॉजिटिव होने का मतलब जो आप कह रहे हो ना ग्राफ बना लेंगे उस वाले केस में तो जो ग्राफ ही नहीं बनेगा क्योंकि y की जो वैल्यू है वो तो होनी नहीं चाहिए वहां पर सर वो जो इंटरसेक्ट करेगा उसको x तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपने x प्लस आयोटा y की यानी कि z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट किया इससे सोल्व किया जब आप सोल्व करोगे तो वहां पर एक पार्ट तो रियल की फॉर्म में आएगा एक पार्ट इमेजिनरी की फॉर्म में आएगा तो जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना उसे जीरो से इक्वेट कर दोगे ठीक है तो वहां से आपके पास कुछ वैल्यू निकल कर आएगी दूसरा एक कंडीशन यहाँ पर ये लगाओगे कि जो रियल पार्ट आएगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्या कह रहे हो बच्चे x तो माइनस ग्रेटर देन 1 आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं एक रीजन टाइप का आएगा आपके पास में आप उसे देखो कि बनाकर देखो कि उसकी जो शेप आएगी या उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा वो दिखा दो सर ये शेप थोड़ी ना है ये तो सारी एक्स एक्सिस पे आएगी पॉजिटिव होगी लाइन y इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी बच्चे लाइन y इक्वल टू 0 नहीं रोहित नहीं ऐसे नहीं देखो आपने सोल्व किया भाई बस ये ले लो z की वैल्यू को x प्लस आयोटा y पुट कर लो पुट करो तो जैसे तो ये क्या बन जाएगा z स्क्वायर प्लस में 2z प्लस 2 इसका मतलब हुआ x प्लस आयोटा y पूरे का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x प्लस आयोटा y प्लस में 2 ठीक है इसको पहले सोल्व करो ये क्या क्या आ रहा है इसमें फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा xy ठीक है प्लस में 2x प्लस में 2 आयोटा y प्लस में 2 अब रियल पार्ट को अलग कर लो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर तो प्लस 2x प्लस में 2x प्लस 2 ये रियल पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट में देखो 2 आयोटा कॉमन 2 आयोटा इंटू में चलो ठीक है एक्स वाई प्लस में वाई ये आपके पास आ गया सर एक तो आ गया x = -1 और एक आ गया y should be less than 1 ग्रेटर
x is greater than 1 है और y is greater than 1 0 ठीक ये है। वाला रीजन हो जाएगा अब देखो बच्चे, आपने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कह रहे हो कि ये जो है ना रियल पार्ट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, फर्स्ट इक्वेशन बनी। ये वाला दूसरा देखो, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होने का मतलब एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। Yes, sir. तो आपने यहाँ से y कॉमन लिया, y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, इसका मतलब आइदर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। देखो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि y इक्वल टू 0 है उस टाइम पर x की वैल्यू -1 है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कह रहा है y की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पर x की वैल्यू क्या है वो तो फाइंड करनी पड़ेगी, x की वैल्यू क्या है। ठीक है, एक यानी कि y इक्वल टू 0 होगा तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है x की वैल्यू जब -1 होगी ना तब भी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप केस बनाओ, इसे सोल्व करो, यानी कि एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड कर लो, और एक बार x की वैल्यू -1 ले लो, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लो। तो केस 1 व्हेन y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो आपने पुट की, तो ये क्या बना देखो, then x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। ठीक है, ये आपने देखा ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये देखो ये जो लिखा है ना ये तो ऐसे बन गया x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर प्लस में 1 ग्रेटर देन 0। भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देते हो आप तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है। यानी क्या तो 0 आएगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव तो नहीं आ सकती है ना। ओके, दूसरा क्या है, प्लस 1 लिख दिया आपने, यानी ये पहले वाली वैल्यू क्या हो सकती है भाई, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती थी, फिर उसमें प्लस 1 कर दिया, यानी कि ये तो अब तो क्या हो गया, अब तो आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है ये तो पॉजिटिव टाइप का नंबर है। भाई x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये तो क्या रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू। भाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, तो ये आपने लिखा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो ट्रू होने का मतलब हुआ कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जब y की वैल्यू 0 है ना तो x की कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ? हाँ, रियल पॉजिटिव वाली कंडीशन ही तो कहा ना मैंने कि x की वैल्यू कुछ भी हो, भाई जो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो रियल पॉजिटिव आएगी, है ना। x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, केस 2 आपने कहा जब x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू -1 होगी उस वाले केस में क्या होगा, तो आपने कहा x की वैल्यू -1 पुट कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस y स्क्वायर प्लस 2 ऐसे हो गया। x स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में y स्क्वायर प्लस में 2x का मतलब -2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये देख रहे हो आप, तो ये तो आपस में ऐसे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास में, ऐसे आ गया कि 1 माइनस का y स्क्वायर, 1 माइनस का y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और मैंने क्या किया, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए y स्क्वायर -1 कॉमन ले लिया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है नेगेटिव नंबर जब आप मल्टीप्लाई करते हो। तो ये ऐसे आ गया y -1 y प्लस 1, ठीक है, नहीं y -1 y प्लस 1 लेस देन 0, ये आपके पास में आ गया -1, ये आपके पास आ गया +1, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हो आप, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, नेगेटिव वाला पोर्शन लेने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यानी कि ये वाला पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन 0 तो यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, y बिलोंग्स टू ये -1 to 1 ओपन इंटरवल में लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये कह रहा है x की वैल्यू जब -1 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है। तो देखो अब इस चीज को देखो, लेकिन x की वैल्यू -1 तो सेटिस्फाई सिर्फ 0 करेगा। आंसर देखो, आपने ऐसे कहा कि ये जो है, जो z है वो किस टाइप का नंबर है, z जो है पहले तो कहा कि एक तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो x की वैल्यू का मतलब कुछ भी होने का मतलब कि z बिलोंग्स टू, z की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव भी तो
पॉजिटिव नहीं था ना वो, सिर्फ देखो रियल पॉजिटिव। अरे बच्चे जेड का मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि जो आंसर आया देखो ये था ना, ये वाला क्वेश्चन था जेड, आपको जेड फाइंड करना है, फाइंड ऑल जेड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा जिससे ये जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 की वैल्यू रियल पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी जेड की वैल्यू कुछ भी हो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा ना ये रियल पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन रियल पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसमें जेड की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, पर ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनेगा ना ये रियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब जेड क्या हो गया, जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, जेड एक तो रियल नंबर हो गया, ठीक है, रियल नंबर, आयोटा की वैल्यू क्या होगी 0, यानी 0 इंटू में आयोटा, तो उस वाले केस में वो 0 ही होगा वाला पोर्शन जो है, ठीक है। जेड एक रियल नंबर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जेड की जो वैल्यू है, और दूसरा क्या हो सकता है कि जब x की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू -1 होगी तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए, जब x की वैल्यू -1 होगी, -1 तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 to 1 होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया -1 प्लस में लैम्डा इंटू आयोटा, वेयर लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, लैम्डा बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर हो गया इस चीज को? अगर ये आपको ग्राफ पर दिखाना तो कैसे दिखाओगे, इसे ऐसे दिखाओगे कि ये आपके पास में रियल एक्सिस है और ये आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस है। तो कह रहा है एक तो जेड की जो वैल्यू है ना वो रियल नंबर हो सकती है, रियल नंबर होने का मतलब ये वाला पोर्शन, y की वैल्यू 0 होना चाहिए ये, यानी रियल, पूरी रियल लाइन। दूसरा कह रहा है कि जब x की वैल्यू -1 होगी ना, जब x की वैल्यू -1 होगी, ये x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की जो वैल्यू होगी वो -1 to 1 जा सकती है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो ऐसे लाइन होगी। तो आपके पास में एक ये वाला पोर्शन हो गया जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ये, और दूसरा पोर्शन क्या हो गया, ये इसका ग्राफ। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चे। ओके, यहाँ तक की बातें हमने लोकस में इतना कुछ जान लिया, ये बहुत है, ठीक है, अभी के लिए आपके लिए मोर देन एनफ है, ये सब चीजें क्लियर हो गई, इतनी सब चीजें बोलो। ओके, दूसरा अब आप ऐसे कहोगे कि एक आपने जैसे यहाँ पर जो किया हुआ है ना जेड, आपने जब ये मोड वगैरह के क्वेश्चन किए हुए तो वहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक है वो नहीं हुआ अभी तक, है ना, आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं हुआ है ना। हाँ, लोकस के खूब सारे क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ढेरों सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपने ऐसे कहा, एक चीज आप ऐसे ध्यान रखोगे कि ये लिखा है Z1 प्लस में Z2 पूरे का ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता है Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर तो उसे तो एक्सपेंड करना आता है, वो तो क्या करते हो आप सिंपली a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हो, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हो। बट अगर ये ऐसे लिखा है, डिस्टेंस में लिखा है Z1 प्लस Z2 और पूरे का स्क्वायर, तो ये जो है इसके लिए आप ऐसे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हो इसे, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसमें सीधा सीधा ऐसे फॉर्मूला लगाओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पर इसको आप क्या करो कि जो आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई होगी ना मोड में आपके पास में प्रॉपर्टी लिखवाई होगी, उसकी फॉर्म में आप इसे सोल्व करो। कैसे कि आपको ये पता है मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू वो क्या होता है जेड इंटू में जेड बार, पता है इतना। तो आपने इसे क्या किया, ये लिखा Z1 प्लस Z2 और यहाँ पर लिख दिया Z1 प्लस Z2 पूरे के ऊपर बार। देखो पूरे के ऊपर बार लगाओगे तो वो इंडिविजुअल बार पे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे Z1 की Z1 बार से मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा ऐसे Z1 इंटू में Z1 बार, फिर उसके बाद ये Z1 जाके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो Z1 Z2 बार। ओके, फिर ये सेकंड वाली टर्म ली आपने, ये वाली टर्म ली Z2 तो क्या हो जाएगा Z2 Z1 बार, फिर उसके बाद Z2 बार तो Z2 बार, ऐसे। क्लियर हो गया भाई? वहां पर तो क्या होता था, ऐसे होता था
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में ये होता था एक्स वाई, फिर ये होता था वाई एक्स सिंपल नंबर में, तो एक्स वाई और वाई एक्स तो सेम होते थे, बट यहाँ पर तो क्या है, Z1 Z2 का बार है, फिर Z2 Z1 का बार है। क्लियर हो गया? बोलो। अब आपने देखा तो ये क्या लिखा है, ये तो ऐसे लिखा है Z1 Z1 बार, तो इसका मतलब मोड Z1 पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, इसको ये सेकंड वाली जो टर्म है इसको क्या लिख सकता हूँ, मोड Z2 पूरे का स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म को आगे लेके गया हूं मैं। फिर उसके बाद में ये क्या लिखा है, ये तो अगर देख रहे हो आप इस वाले नंबर को, अगर आप देख रहे हो इस नंबर को, अगर आप देख रहे हो तो ऐसे लिखा है, जैसे पहले वाले केस में तो ऐसे लिखा है कि Z1 Z2 का बार है, और सेकंड वाले में क्या लिखा है, ऐसे लिखा है Z2 Z1 का बार है। तो बच्चे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये आपके पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैं कहता हूं कि ये आपके पास में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, W टाइप से लिख दिया मैंने, ठीक है, ओमेगा नहीं लिख रहा हूँ, W लिख दिया मैंने, ये W कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो W बार लिखा हुआ है। भाई देखो, अगर मैं पहले वाले के ऊपर बार लगाऊंगा तो Z1 का बार हो जाएगा, Z2 के ऊपर पहले ही बार है तो उसका बार का बार क्या हो जाएगा, Z2 हट जाएगा बार, यानी यही लिखा हुआ है। यानी पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो आपने कहा ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दूसरे वाला क्या है, उसका बार लिखा हुआ है। अगर आप कहते हो सेकंड वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, उसका बार लिखा हुआ है, एक दूसरे के बार लिखे हुए हैं। ओके, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है प्लस में उसी का बार लगा के लिखा हुआ है, तो उस चीज को आप क्या लिखते हो, 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड। भाई आपने ये पढ़ा हुआ है कि जेड प्लस जेड बार, तो ये क्या होता है, 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ऐसे हो गया कि मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड का मतलब ये जो लिखा है रियल पार्ट ऑफ W है ना, तो जेड का मतलब ये Z1 कोई भी एक नंबर लिख लो, Z1 Z2 का बार ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख दो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, Z2 Z1 का बार। कोई आप क्या करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे और उसके साथ में दूसरे वाले का बार लगा दोगे, ठीक है, उसका रियल पार्ट। बोलो। तो बच्चे ये प्लस वाले केस में आ रहा है, और माइनस वाले केस में देखो क्या होगा भाई, अगर माइनस होता है इस वाले केस में तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ओके, नोट कर लो। कब है आपका टेस्ट बच्चे? 28 को है। तो उस टेस्ट में तो रोटेशन वगैरह भी आएगा, तो नेक्स्ट क्लास में रोटेशन स्टार्ट कराएंगे ना। तो आपने क्या लिखा बच्चों, ऐसे लिखा कि अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर, तो उसमें अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में आप याद रखोगी, ठीक है, कि Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर, अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें? यस सर। अब मान लो अगर ऐसे लिखा है बीच में Z1 माइनस Z2 पूरे का स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम ही चलेगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। ठीक है, एक बार आप अटेम्प्ट करके देख लो चाहे तो, Z1 माइनस Z2 और इसको लिख दिया आपने Z1 माइनस Z2 पूरे का बार। आपने सोल्व किया, देखो सेम ही आएगा, यानी ऐसे आना चाहिए Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, एक नंबर को लिखना आपने, कोई भी लिखो, जैसे Z1 लिखा है Z1 के साथ में Z2 बार, अगर आप पहले Z2 लिख दिया तो Z2 के साथ Z1 बार, है ना, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते थे Z2 और Z1 बार ऐसे। तो ये आपके पास आ गया।
अब अगर आप दोनों रिजल्ट को ऐसे ऐड कर देते हो, Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस Z2 पूरे का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रियल जो माइनस में 2 प्लस में 2 वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ मोड z का स्क्वायर मोड Z1 का स्क्वायर प्लस में मोड Z2 का स्क्वायर। बच्चे इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहोगे आप, ये क्या लिखा हुआ है ये देखो अभी आपको दिखाते हैं। एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी छोटी क्लास में, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम या फिर मीडियन के लिए कोई थ्योरम, चलो मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ। यहां तक की बातें नोट कर ली सभी ने? देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या होती थी, ऐसे होती थी कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ना, ऐसे ये कोई भी एक ट्रायंगल है, और ये आपके पास मीडियन है ए बी सी, और ये मैंने कह दिया ए एम, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है। मीडियन का मतलब ये वैल्यू ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी। मीडियन का मतलब सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ओके, या सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। मैंने कहा जैसे ये वाली वैल्यू को आपने बोल दिया ए है, ये वाली वैल्यू को बी बोल दिया, तो आप ऐसे लिखते थे इसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस में बी एम का स्क्वायर। याद आया? बोलो। यही अपोलोनियस थ्योरम होती थी। तो आप इसे अब अगर नहीं पता आपको तो इसे याद रखो, इसे याद रखोगे। बस यही एक थ्योरम है जिसमें मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो तो यही एक थ्योरम है जिससे आप मीडियन की लेंथ फाइंड करते हो। मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो तो इसी थ्योरम का, इसी फॉर्मूले का आप यूज करोगे, ठीक है, इसी थ्योरम का यूज करोगे। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ अमन, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सर जो लेवल 2 के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते वो प्लीज मार्क करा देना। तो मार्क वगैरह कराए हुए हैं क्या आपको ऐसे क्वेश्चन? आप करवा देना। नहीं नहीं, जैसे आपको ऐसे मार्क कराए जाते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन? ओके, तो वैसे तो आप ये खुद से देख सकते हो जिसमें भी रोटेशन थ्योरम वाला जहां पर कोई आपके पास में इस तरह से हो रहा हो कि एंगल फाइंड करना हो, इस टाइप की चीजें आ रही हो, वो क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे अभी के लिए। लेवल 1 की आप एक बार दिखा दोगे वर्कबुक, वर्कबुक दिखा दोगे? पहले एक बार इस चीज को देख लो बच्चे, फिर उसके बाद देख लेते हैं ना। एक बार आपने ऐसे कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मैंने कहा ये बच्चे कोई भी Z1 वेक्टर है, ये Z1 वेक्टर है, और ये आपके पास में कोई दूसरा Z2 वेक्टर है, ये Z1 वेक्टर है, और ये आपके पास में ऐसे Z2 वेक्टर, ठीक है, ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है। तो अगर आप इसे एक पैरेललोग्राम को ऐसे कंप्लीट करोगे, आपने ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया तो ये देखो ये तो Z2 था, ओके, तो ये क्या आएगा, ये Z1 के पैरेलल है तो ये भी क्या आ जाएगा Z1, ठीक है, ये आपने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली, ये भी क्या आ गया Z2। क्लियर हुआ? अब मैंने कहा जैसे कि ये Z2 वेक्टर है, ये क्या है Z1 वेक्टर है, तो ये भी क्या आ गया Z1 वेक्टर आ गया।
तो यहाँ पर अगर मैं ये फाइंड करता हूँ, देखो ये Z2 Z1, ये आपको पता है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने ना। तो ये जो वेक्टर आएगा ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 वेक्टर आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर मैं इस वाले को फाइंड करूं, इसको फाइंड करूं, तो ये क्या आएगा, देखो ये Z1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, Z1 माइनस में Z2, क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। ओके ये जो वेक्टर आता है ये क्या आएगा Z1 माइनस में Z2। ये भाई ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको मैं नाम दूं, जैसे O, इस पॉइंट को दिया A, इस पॉइंट को दिया B। तो अगर मैं OAB ट्रायंगल को अलग से दिखाऊं आपको, तो ऐसे है OAB ट्रायंगल कि ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये है, और यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने बोल दिया C। तो बच्चों डायगोनल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो तो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब जो C पॉइंट लिया मैंने, ये तो मिड पॉइंट होगा सभी का। ओके तो आपने कहा ये जो वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या थी, ये देखो AB की जो वैल्यू है ये कितनी थी, Z1 माइनस Z2 थी, है ना। तो इसका अगर आप ये जो है वेक्टर है, अगर आप आपको इसको ऐसे डिस्टेंस की फॉर्म में लिखोगे तो मोड लेना पड़ेगा इनका, है ना। डिस्टेंस की फॉर्म में लिखोगे तो मोड लेना पड़ेगा। देखो Z1 माइनस Z2 का मतलब ऐसे हुआ, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, Z1 माइनस Z2 वेक्टर लिख रहा हूँ। तो ऐसे हो गया, ये तो क्या लिखा है मोड Z1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है मोड Z2 लिखा हुआ है, और ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, मोड की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अब इसे ट्रायंगल की फॉर्म में ले आया हूँ ना। मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी लिखी हुई है Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई 2 होगी, ये ऊपर वाले भी क्या होगी Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई 2 होगी, बोलो। ओके और ये जो वैल्यू होगी OC की वैल्यू, OC की वैल्यू क्या होगी Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई 2 होगी, Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई 2 होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास में एक पैरेललोग्राम थी, एक पैरेललोग्राम थी जिसकी साइड्स क्या की थी, जैसे एक Z1 था एक Z2 था, क्लियर हो गया। यानी कि जो दो साइड थी वो कौन कौन सी थी, एक तो Z1 एक Z2। तो Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 वहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके अब ये जो रिजल्ट था अभी जो हमने प्रूव किया, देखो यहाँ पर अगर आप अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में, आपने जो अभी सीखा अपोलोनियस थ्योरम वो आपने अप्लाई किया, तो क्या होगा Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर, ये दो साइड इनका स्क्वायर, ये दो साइड इनका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा मीडियन का स्क्वायर प्लस में ये देखो ये दोनों से हाफ हाफ है, यानी कि इसका यानी कि 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई 2 पूरे का स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई 2 पूरे का स्क्वायर। हाँ मोड में लिखेंगे बच्चे एक बार, ऐसे हो गया Z1 प्लस यानी कि Z1 का स्क्वायर जो साइड है Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये मोड में Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई 2 पूरे का स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये Z1 माइनस Z2 इस पूरे का मोड डिवाइड बाई 2 पूरे का स्क्वायर, ऐसे पूरे का स्क्वायर। इसे आपने सोल्व किया तो देखो ये क्या आ गया, ये तो ऐसे आ गया कि अभी अभी आपने सोल्व किया था इसे, तो ऐसे आ गया, नीचे तो क्या आ गया 2, तो यहाँ पर आ गया 4। तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर यानी कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 रियल पार्ट ऑफ Z1, ओके, फिर माइनस में 2 रियल पार्ट ऑफ ये, तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ से क्या आया, हाँ ठीक है, तो Z1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर, ऐसे हो गया आपके पास, क्लियर हो गया होगा इतनी बातें, ठीक है। तो ये ऐसे कट हो जाएगा, ये ऐसे कट हो गया 4 यानी कि मोड Z1 का स्क्वायर
प्लस मोड Z2 का स्क्वायर, देखो आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया ना, ये मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर के इक्वल है ना। बोलो सर वो जब ट्रायंगल बनाया उसमें मॉड्यूलस लिया था सर, मॉड्यूलस किसमें, जब आपने सर वो एक ट्रायंगल अलग से शो किया था। हाँ भाई साइड की फॉर्म में बात कर रहे हैं ना हम, साइड की फॉर्म में लेंथ के लिए बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ के लिए मोड लगाते हैं ना, ठीक है। पहले तो मैंने बताया कि ये वेक्टर कौन सा होगा, तो आप ये पता चला आपको, आपको बस ये पता चला अभी, एक तो अपोलोनियस थ्योरम पता चल गया कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, दूसरा आपको ये पता चल गया कि ये Z1 Z2 अगर किसी पैरेललोग्राम की साइड से ऐसे Z1 वेक्टर है Z2 वेक्टर उनकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 क्या होंगे, उनके डायगोनल होंगे, ठीक है। और उसमें मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड, यानी कि मोड जो उनके डायगोनल का होगा, यानी कि डायगोनल का मतलब, डायगोनल का मतलब ये हुआ कि तो चलो इसमें एक चीज और भी ऐसे देखो कि जो डायगोनल का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आएगा। अगर मैं ऐसे कहता हूं तो ये तो आ गया 4 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 4 आ गया, तो 2 डिवाइड बाई 4, और ये क्या आ गया मोड में Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया, लेंथ को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे ले लिया, मतलब भाई देखो ये था आपके पास में, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस आपने लिए, जैसे ये Z1 लिया हुआ है Z2, ये तो आपने पहले तो वेक्टर की फॉर्म में लिए हुए, तो अगर आप इनकी लेंथ को लोगे तो लेंथ के लिए तो मोड लगाना पड़ेगा ना। सर तो मतलब Z1 आपने वो लेंथ ले ली, जो फिर जो आपने OA वेक्टर जो था, हाँ OA वेक्टर की जो लेंथ है उसको मैंने क्या लिख दिया, मोड Z1, OB वेक्टर उसकी लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, मोड Z2, ठीक है। AB को मतलब क्या लिख दिया मैंने, Z1 माइनस Z2, और O ये C, OC को मैंने सॉरी D, OD को क्या लिख दिया, Z1 प्लस Z2, है ना। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं एक बार ज्योमेट्रिकली आपको दिखाता है इनका मतलब क्या होता है, तो इतना आपको पता चल गया होगा कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूलस जो है वो सर सिंपल वाला पॉजिटिव जो पढ़ते थे मॉड्यूलस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जैसे आप अगर आप ऐसे कहते हो Z1 प्लस Z2 एक वेक्टर है, उसका अगर आप मोड लेते हो, Z1 प्लस Z2 एक वेक्टर है ना भाई, Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर, तो उसका अगर आप मोड ले रहे हो यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मोड ले रहे हो तो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मोड लोगे तो उसका मतलब उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो यहां से आपके पास में आया जो डायगोनल का स्क्वायर होगा, डायगोनल के स्क्वायर का सम वो कितना आ गया है, ऐसे 2 टाइम्स, देखो ये आपके पास आया 2/4, ये आपके पास आ गया Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर, ये आपके पास 1/2 हो गया, ये जाएगा तो 2 टाइम्स, यानी कि देखो Z1 प्लस Z2 पूरे का स्क्वायर प्लस में Z1 माइनस Z2 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 का स्क्वायर प्लस में मोड Z2 का स्क्वायर। तो ये क्या आया, ये आ गया आपके पास में कि आप डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होगा, यानी कि डायगोनल की जो लेंथ है, डायगोनल की जो लेंथ है उनके स्क्वायर का जब आप सम करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जो साइड की जो लेंथ है, साइड लेंथ जो है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया, ये क्या आ गया डायगोनल, ये क्या आ गया डायगोनल, है ना। ये क्या आ गया है, सम ऑफ लेंथ ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, ये क्या है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम के लिए बात कर रहे हैं, इन पैरेललोग्राम, है ना। सर इसका यूज कहाँ पे है? बच्चे यूज आ गया ना, आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक कोई भी आपके पास में पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आप ऐसे इन साइड का जब सम करोगे, इनके स्क्वायर का जब आप सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा, इनके डायगोनल के ऐसे ऐसे इक्वल आएगा, ठीक है। जब ज्योमेट्री में जब आप करोगे तो वहां पर तो यूज आएगा बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर आ रहा है तो आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स तो चैप्टर ही आपका, जो कोई ज्यादा मुश्किल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये सब चीजें यूज हो रही होगी, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे वर्कबुक में लेवल 2 वगैरह में तो ये चीजें देखने को मिलेगी आपको काफी, ठीक है। और डायरेक्टली भी पूछ सकता है आपसे, यही स्टेटमेंट दे दे तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप की चीजें, ठीक है।
तो ये आपने कर लिया यहाँ तक की बात है। एक बार आप दिखा दोगे वर्कबुक को, वर्कबुक एक बार दिखा दोगे आप। वर्कबुक में भाई आप वर्कबुक में लेवल 1 ये तो कंप्लीट ही कर सकते हो। लेवल 1 में तो हाँ, लेवल 1 जो है ये तो आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आप कंप्लीट कर सकते हो लेवल 1, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक या दो क्वेश्चन है जो आप अभी के लिए मतलब ऐसा नहीं कर सकते, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 डिवाइड बाय z+1 इक्वल टू π/3 85 नंबर क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ही है बस, ठीक है। अब वैसे आप कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। तो लेवल 1 जो है वो तो कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। तो लेवल 1 कंप्लीट करोगे आप, फिर उसके बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जैसे आज की क्लास के जो थे वो लोकस वाले क्वेश्चन वो अब हो जाएंगे आपसे, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन गिवन है वो सारे मैंने ले लिए, कवर करा दिए इसमें, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। अमन बच्चे लास्ट में नोट करना है, अच्छा अभी थोड़ी देर में नोट्स मिल जाएंगे आपको ना, आपके ग्रुप पर शेयर कर दूंगा मैं। ये नोट्स जो है ये आपके ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। बच्चे डाउट्स, हाँ डाउट में ले लो, ठीक है। भी आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। बाय बाय, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। उसे नोट करना है सर, पीडीएफ सेंड कर देना, ठीक है बच्चे। हाँ तुषार बच्चे बोले, तुषार सर लेवल 2 के भी मार्क करा देते क्वेश्चंस। बच्चे पहले लेवल 1 कर लो, फिर उसके बाद लेवल 2 के नेक्स्ट क्लास में मार्क करा दूंगा, क्योंकि लेवल 2 लेवल 1 की 3 डीटीएस तो करवा दी थी सर ने। 3 डीटीएस करा देना, तो अब आप 6 डीटीएस तक कर लोगे। आपकी क्लास कल भी होगी ना मेरे में, तो उसमें लेवल 2 में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मार्क कराने पड़ जाएंगे। तो अभी के लिए तो आप लेवल 1 कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं रोटेशन स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो जब तक आपका ये लेवल 2 यानी कि लेवल 1 होगा, उसके बाद फिर आप मतलब लाइन से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो फिर आप, ठीक है। लाइन से जो और क्वेश्चन सर शायद रोटेशन आएगी नहीं सर टेस्ट में। टेस्ट में नहीं आएगी ऐसे बताया हुआ है किसी सर ने? क्योंकि सर जैन 1 वालों को नहीं करवाई थी, तो उनके भी सर कॉम्प्लेक्स के 2 मेंस हो चुके, तो उसमें नहीं आई थी सर। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं एक बार पता कर लूंगा, फिर उसके बाद में देख लेंगे। आशीष सर रही होंगे, मैं बात कर लूंगा मैं आशीष सर से, तो आशीष सर कहेंगे तो करा दूंगा, अगर नहीं कहेंगे तो फिर ठीक है। ओके सर। ओके बच्चे, बाय बाय। हाँ बच्चों, ये आपको